स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, अच्छी बात है। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला एके मेहता या फिर जेएल साइंस मिशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ 02 के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समस्याएं क्या है, हमारे भारत सरकार कब से इस पर काम कर रही है और इसकी क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत, यदि आप समाज को चाहते हैं, आपके सोसाइटी, आपके समाज, आपके देश रिप्रोडक्टिवली जनन रूप से जननी स्वस्थ रहें, तो कुछ अहम जानकारियां हैं जो अभिभावक को, टीचर्स को या जो नजदीकी संबंधी व्यक्ति हैं वे अपने रिलेटिव्स के बीच या अपने अनुयायी को, अपने अनुज को इसकी ये जानकारी उन्हें देनी चाहिए। ये जानकारी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या वो जानकारी है। पिछले रोज भी हम लोग लिखे थे अर्ली स्कूलिंग। अब कहेंगे कि यह अर्ली स्कूलिंग, प्रारंभिक दौर में शिक्षा दीक्षा करवाना, इससे हमारे समाज कैसे स्वस्थ रहेंगे। यहां पर देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हेल्थ दो अलग अलग चीजें हैं। प्रजनन के रूप से, जनन के दृष्टिकोण से समाज को यदि स्वस्थ बनाना है तो इतना ही नहीं, मानसिक, व्यवहारिक एवं शारीरिक तीनों दृष्टिकोण से इंसान स्वस्थ रहते हैं और समाज स्वस्थ रहते हैं। यदि आप इलनेस हैं, अस्वस्थ हैं, आप में आपके अंदर फीवर आ गई है या फिर सर्दी खांसी है, जुकाम है, ये दूसरे किस्म के इलनेस है, इसमें क्या होता है कि आप शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, खुद परेशान रहते हैं। जब आप रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाते हैं कि अस्वस्थ हो जाते हैं, आपकी बिहेवियर में बदलाव आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपका परिवार, आप खुद मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, परिवार मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से एवं समाज मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है अर्ली स्कूलिंग। अर्ली स्कूलिंग के बाद इसमें सबसे जो अहम जानकारी है, आज का हेडलाइन भी यही होगा, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें लैंगिकता की उसमें जानकारी होनी चाहिए। यदि उसमें जानकारी आ जाए तो उसमें बिहेवियर चेंज नहीं होता है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर जो अहम जानकारी है वो मैरिजेबल एज डिसाइड करना है कि किस उम्र में शादी विवाह होनी चाहिए, कम उम्र में शादी विवाह होने से क्या परेशानियां होती है। इसके बाद आता है चौथा नंबर, सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर। और पांचवा नंबर आता है एसटीडी। पिछले रोज भी इसको लिखे थे, सेक्सुअल बिहेवियर, मैरिजेबल एज और एसटीडी बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर, मैरिजेबल एज, सेक्स एजुकेशन, अर्ली स्कूलिंग। आइए बारी बारी से इन सब को हम क्या करते हैं, डील करते हैं। आपको इनकी व्याख्या हम बता रहे हैं, इन्हें खुद से आपको क्या करना है, नोट करना है। इस पर आप नोट तैयार करेंगे और क्या होगा कि हम अपने समाज को रिप्रोडक्टिवली कैसे हेल्दी बनाएं। तो ये मुख्य 5 पॉइंट हैं जिसके तहत हम लोग अपने समाज को रिप्रोडक्टिवली जनन के दृष्टिकोण से स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। अर्ली स्कूलिंग क्या है? प्रारंभिक दौर में खास करके जो प्राइमरी और मिडिल, सेकेंडरी स्कूल होते हैं, सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है कि अभी भी हमारे समाज में देखे जा रहे हैं, अब तो थोड़ी बहुत आगे बढ़ करके आए हैं, इससे कुछ पहले जो देखी जा रही थी
तो स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम होती थी। तो इससे होता क्या था कि लड़कियां एजुकेशन से वंचित रह जाती थी। एजुकेशन से वंचित रहने के कारण, शिक्षा से वंचित रहने के कारण वो समझ नहीं पाते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। इतना ही नहीं, उनके गार्जियन आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अंडर एज में उनके शादी कर देते हैं। तो लड़की जब यदि पढ़ी लिखी होती है, उसे नॉलेज होता है, जानकारी होती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसको कैसे सुधारा जाए, तो वो उस एज में शादी करने से इनकार कर देती है। अपने गार्जियन को किसी तरह मना लेते हैं, सगे संबंधियों के माध्यम से हो या स्वयं हो, अभिभावक को मना लेते हैं और शादी से इनकार कर देते हैं। पर इसी में एक पॉइंट यहां पर है, सेक्सुअल बिहेवियर जब बदलता है तो जोर जबरदस्ती शादी भी करवा लेते हैं। यदि आप एजुकेटेड हैं, आपकी बहन बेटी एजुकेटेड है, शिक्षित हैं, सेकेंडरी स्कूल तक कम से कम उन्होंने माध्यमिक शिक्षा ली है, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक की उन्होंने कम से कम पढ़ाई की है, तो वो समझ जाती है कि अर्ली एज में मैरिज करने से, प्रारंभिक अवस्था में मैरिज करने से जच्चा और बच्चा, जननी और जन्म लेने वाले जो भी बच्चे होते हैं उन पर और जन्म देने वाली मां के स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहते हैं। याद रखना, होल लाइफ। आज के युग में क्या हो रहा है कि अभिभावक, गार्जियन अपने पिंड छोड़ाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने बच्चे की शादी कम उम्र में करवा देते हैं, 15, 16, 17, 18, 19 की अवस्था में करवा देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की तो शादी हो जाती है, बच्चे ससुराल चल जाते हैं और जल्दी शादी हो जाती है तो जल्दी बच्चे भी हो जाते हैं। जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे में क्या क्या खामियां आती हैं। बच्चे अंडर वेट रह जाते हैं, सही वजन नहीं आ पाती है। उसके बाद बच्चे अस्वस्थ रहने लगते हैं। बच्चे के साथ साथ माँ होल लाइफ अस्वस्थ रहती है, पूरे जीवन काल में वो स्वस्थ नहीं रह पाती है। यदि प्रारंभिक दौर में कम से कम आप माध्यमिक तक की, मैट्रिक तक की शिक्षा दीक्षा आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो ये सेक्सुअलिटी, मतलब सेक्स से संबंधित वो जानकारी को समझ सकेंगे और सारे चीज जो सेक्सुअल इन बिहेवियर आते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उसके व्यवहार में जो त्रुटियां आने लगती हैं वो सेक्स के प्रति, लड़के लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति, उनमें जो अट्रैक्शन होती है वो धीरे धीरे उनको क्या करने लगता है, अवॉइड करने लगता है। तो हम इसको कैसे इसका डिफाइन कर सकते हैं, अर्ली स्कूलिंग। प्रारंभिक दौर में बच्चों की शिक्षा दीक्षा कम से कम कहां तक, माध्यमिक तक की शिक्षा दीक्षा करवाने से बच्चे समझने लगते हैं कि अंडर एज में शादी और सेक्स के प्रति वो क्या हो जाते हैं, सही गलत की उसके पास जानकारी आ जाती है, जिसके लिए अर्ली स्कूलिंग आवश्यक है, जिसके लिए अर्ली स्कूलिंग आवश्यक है। रिमाइंड कर रहा हूं, आप फिर से सुन लीजिए। प्रारंभिक दौर में बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवाने से, सेकेंडरी स्कूल तक बच्चों की शिक्षा दीक्षा करवाने से, खासकर लड़कियों की शिक्षा दीक्षा करवाने से वो मतलब रिप्रोडक्टिव से संबंधित तमाम पहलुओं को अच्छे ढंग से समझ पाती है, जिसके लिए उनके सेक्सुअल बिहेवियर भी नहीं बदलता है। उनमें जो एक अद्वितीय किस्म के इंटरेक्शन होता है लड़के के प्रति, लड़कियों के प्रति, उनमें जो कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है, उनसे वो क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। इसके लिए अर्ली स्कूलिंग आवश्यक है। अब जब स्कूली शिक्षा हो रही है तो स्कूली शिक्षा में सेक्स एजुकेशन आवश्यक है। आज के हेडिंग, टॉपिक का हेडिंग भी रहेगा सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन आवश्यक है। और सेक्स एजुकेशन के तहत क्या होते हैं कि अभी के दौर में नए युग के बच्चे को कम से कम 11 से लेकर के और 23 वर्ष के बच्चे को, 11 से 23 वर्ष के बच्चे को सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता होती है। सेक्स एजुकेशन में क्या क्या, सेक्स एजुकेशन में क्या क्या निहित होनी चाहिए, तो सबसे पहले सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बताइए। अब सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में आप कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आपको फीमेल और मेल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की जानकारी देनी चाहिए उनको, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि वो इस एज से सफर कर रहे हैं तो उसके पास ये जानकारी अहम होनी चाहिए। रोक दो। चलो, तो बिजली चली गई थी, इसके लिए थोड़ी देर आपको अंधेरा का महसूस हो सकता है। तो
तो सेक्स एजुकेशन में क्या बताएं कि 11 से 19 वर्ष, 23 वर्ष बच्चे मत कहिए, 11 से 19 वर्ष के बच्चे को जो है सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता होती है। सेक्स एजुकेशन में निहित क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले नंबर जो निहित होना चाहिए वो उसे कोई गलत इंफॉर्मेशन न मिल जाए। तो सेक्सुअल कैरेक्टर आना चाहिए उसको, सेक्सुअल कैरेक्टर की जानकारी दीजिए, सेक्सुअल कैरेक्टर की जानकारी दीजिए। बी नंबर में जो सेक्सुअल चेंजेज है, पीरियोडिक चेंजेज, पीरियोडिक चेंज के बारे में बताइए। पीरियोडिक चेंज के बारे में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताइए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताइए, प्रेगनेंसी के बारे में बताइए। उसके बाद क्या बताएंगे? इलनेस के बारे में बताइए या एसटीडी के बारे में बताइए, जिसमें महत्वपूर्ण आ जाता है AIDS, जीवन खराब कर देने वाली रोग, एड्स। तो 11 से 19 वर्ष के बच्चों में सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहिए सेक्स एजुकेशन के तौर पर कि सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है और फीमेल के बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर में मेल के कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जो ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है मेल में, फिजिकली चेंजिंग थोड़ी बहुत कम मिलती है, जो बॉडी है बॉडी है। पर फीमेल में जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के दौरान उसमें कुछ चेंजिंग आते हैं, नजर आते हैं। उसमें क्या होता है कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाना, फिर उसके क्या होते हैं कि ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना। तो ये सब की यदि आप प्रारंभिक तौर से जानकारी दे रहे हैं कि ये स्वाभाविक क्रिया है, तो सेक्सुअलिटी के प्रति उनकी जो व्यवहार बदलती है, बिहेवियर बदलती है, ये नहीं बदलेंगे सेक्सुअलिटी। और ये जब नहीं बदलेंगे तो सेक्सुअल इनवायलेंस जो समाज में हो रहा है, जैसे रेप होना और आदि आदि क्रियाएं आती है सेक्सुअल इनवायलेंस के, तो यदि ये सब जो हो रही है वो जानकारी के अभाव में हो रही है, तो ये जानकारी आपको चाहिए देना। दूसरी बात होते हैं कि पीरियोडिक चेंजेज, समय के अनुसार क्या होते हैं कि उसके बॉडी में फिजिकली एंड हार्मोनली चेंजिंग आते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए कि इस पीरियड में ऐसी कंडीशन होती है, इस पीरियड में ऐसी कंडीशन होती है। तो उस तमाम कंडीशन के बारे में जब आप बच्चे को अवगत करवाते हैं अवगत करवाते हैं तो उस पर उसका चेंजिंग का कम प्रभाव पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, छोटे उम्र के बच्चे, उसमें क्या कहते हैं कि रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन के कारण, रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन, रॉन्गफुल बिहेवियर के कारण क्या हो जाता है कि छोटे बच्चे आपस में संबंध बना करके वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। छोटे बच्चे जैसे मान लिया जाए कि प्रेग्नेंट हो गए, तो उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है। बच्चे के जन्म देने के दौरान बच्चे की मृत्यु हो सकती है, बच्चे के माँ की मृत्यु हो सकती है, या जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो सकती है। यदि मृत्यु ना हो तो बच्चे इल हेल्थ होंगे, मतलब अस्वस्थ रहेंगे, उनकी माएँ अस्वस्थ रहेगी। ये तमाम जानकारियां आपको देना चाहिए। एसटीडी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संबंध के कारण फैलने वाले रोग। इनमें सबसे प्रमुख क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह क्या होते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। उसके बाद जब कोई रोग लगते हैं तो फिर वो रोग ठीक नहीं होता और हमें मरना ही पड़ता है अंततः। तो सेक्स एजुकेशन में ये सारी की सारी बातें क्या होनी चाहिए? निहित होनी चाहिए। जब आप बच्चे को सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको चाहिए कि हम धैर्यपूर्वक समझाएं ताकि ये बात उनके जहन में आ जाए और इनसे होने वाले वायलेंस पर रोक लगा सके। तो इस पर क्या करना है? छोटा सा नोट तैयार करना है। तो कैसे करेंगे? तो स्कूली पीरियड में, अर्ली स्कूली शिक्षा के बाद बच्चों को चाहिए कि लैंगिक जानकारी दें, लैंगिक शिक्षा दें, लिंगों के प्रति उनके व्यवहार के बारे में बताएं कि यह एक स्वाभाविक क्रिया है। दूसरी बात कि कम उम्र में शादी करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? फायदा तो है ही, नुकसान है, क्या नुकसान है?
सेक्सुअलिटी कैरेक्टर क्या होते हैं कि जब एज चढ़ती हुई एज होती है, जब बाल्य अवस्था से किशोरावस्था को पार करते हुए आप युवा अवस्था में प्रवेश करने को होते हैं, तो यह एक उन्मादित एज होते हैं। इस एज में क्या कहते हैं कि मिसकंसेप्शनेस आने की बहुत तरह की संभावनाएं बनी रहती है। उसे दूर करने के लिए बचपन से ही चाहे कि बच्चे को क्या दिया जाए, सेक्स एजुकेशन दिया जाए। कम से कम इस एज में तो एकदम बच्चे को संभाल करके रखनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। उसके बाद आता है मैरिजेबल एज। मैरिजेबल एज में देखिए सबसे पहले विवाह की सही एज होनी चाहिए। मैरिजेबल एज तीसरा नंबर, इसको मिटा दें, इस पर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका नोट तैयार करेंगे। छोटा सा नोट तैयार करना है, मतलब 50 से 60 शब्दों का। सेक्स एजुकेशन क्या है ये बताएं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर मैरिजेबल एज। तीसरा नंबर पर क्या आता है, मैरिजेबल एज आते हैं कि शादी की सही उम्र क्या होती है। तो अभी के दौर में यदि क्या करते हैं कि 15 से लेकर के 19 वर्ष के खास करके गर्ल्स की यदि शादी हो जाए, गर्ल्स की क्या हो जाए, गर्ल्स की शादी हो जाए, शादी कर दी जाए, तो इस एज में क्या होते हैं, देखिए क्या क्या आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो मतलब ये इस अवस्था में ये बॉडी मतलब शारीरिक रूप से शादी के लिए मैच्योर नहीं होते हैं। अभी के समय में क्या हो रहा है, नाउ ए डेज बच्चे जो होते हैं शारीरिक रूप से मैच्योर नहीं होते हैं, पर मानसिक रूप से क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और वो शादी के लिए तैयार भी रहते हैं, रेडी भी हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए, उसे क्या देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। जब आप सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं तो अंडर एज के बच्चे जो होते हैं वो शादी से इनकार करते हैं, शादी को रोक करके रखते हैं। अब छोटी उम्र में 15 से 19 वर्ष के उम्र में यदि आप, खास करके मैं लड़कियों में होने वाली कॉम्प्लिकेशन को बता रहा हूं, लड़कों में ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, पर ज्यादातर लड़कियों में यह प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप 15 से 19 वर्ष के एज में आप बच्चे की शादी करते हैं तो उस एज में क्या होता है कि वो मानसिक शारीरिक रूप से वो मैरिज के योग्य नहीं होते हैं, तात्पर्य कि शारीरिक संबंध स्थापित करने के योग्य नहीं होते हैं। और अभी के दौर में जो मैरिज होती है वो शारीरिक संबंध स्थापित को माइंड में केंद्रित करके ऐसा रखा जाता है। मतलब अंडर एज की जो शादी होती है इसमें क्या होते हैं कि कुछ गार्जियन की मजबूरी होती है जो बच्चे की शादी कर देते हैं, कुछ बच्चे की मजबूरी होती है जो शादी कर लेते हैं। तो इन सब की जानकारी अहम हो जाती है। तो अंडर एज में क्या क्या होते हैं, तो उनके शरीर जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि उनके शरीर जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। किसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो शारीरिक संबंध के लिए कंफर्टेबल योग्य नहीं होते हैं। उसके बाद उनके जो पेल्विक रीजन होते हैं, बच्चादानी का क्षेत्र होता है, वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। पूर्ण विकसित नहीं हो रहे हैं और उस अवस्था में वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो गर्भ में पलने वाले बच्चे अस्वस्थ रहते हैं, पूर्ण रूप से उनकी विकास नहीं हो पाती है। अब पूर्ण रूप से जब विकास नहीं होती है तो बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं, उसके वजन भी सही ढंग से नहीं हो पाते हैं, मतलब उसके सर्वांगीण विकास नहीं हो पाती है। नतीजन क्या होता है कि बच्चे अस्वस्थ जन्म लेते हैं और लगभग बच्चे अस्वस्थ रहते हैं। उसके बाद उनकी माँ जो होती है, जो अंडर एज में माँ बन गई है, 15 से 19 वर्ष की आयु में वो माँ बन चुकी है, तो उस अवस्था में क्या होती है कि माँ जो है वो अस्वस्थ रहेगी, अस्वस्थ बच्चे की जन्म देगी। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के दौरान बच्चे की मृत्यु हो सकती है, बच्चे की माँ की मृत्यु हो सकती है, या फिर दोनों के मृत्यु हो सकती है। इसलिए चाहिए कि एक सही उम्र, शादी की एक सही उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे संविधान में बताया गया है कि लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र, शादी की सही उम्र, शादी की सही उम्र याद रखना, शादी की सही उम्र आपको बता दें, शादी की सही उम्र संवैधानिक है 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष किसके लिए, गर्ल्स के लिए, के बाद 21 वर्ष किसके लिए, बॉयज के लिए, के बाद। याद रखना ये संवैधानिक है, ये क्या है, संवैधानिक है, संवैधानिक है, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है। पर आपको डिसीजन लेना है कि आपकी बॉडी डिसीजन शादी के लिए
डिसीजन या निर्णय स्वयं बच्चे को या अभिभावक को लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो 18 वर्ष में शादी करें। 18 वर्ष में के बाद भी यदि उनकी बॉडी क्या करें, एडजस्ट नहीं कर रही है, मैरिज योग नहीं हो रही है, शारीरिक संबंध स्थापित करने योग नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट होने योग नहीं हो रही है, बच्चे जन्म के देने योग नहीं हो रही है, तो चाहिए कि शादी को अवॉइड किया जाए। 18 वर्ष हो गया, संवैधानिक तौर पर आपको कानूनी अधिकार मिल चुकी है कि आप शादी कर सकते हैं, पर आप अपने शरीर को देखते हुए बच्चे स्वयं क्या करें, डिसीजन लें और उनके अभिभावक स्वयं डिसीजन लें, ताकि शादी के बाद होने वाली समस्या से वो बच सकते हैं। क्लियर? तो इसके लिए आपको खुद इसका डिसीजन लेना चाहिए कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से योग्य हैं कि नहीं है। यदि आप योग्य नहीं हैं तो संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद भी आप शादी को अवॉइड करें। पहले आप शारीरिक और मानसिक दोनों तौर से क्या हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और उनकी शादी के योग्य हो जाएं। यही होते हैं मैरिजेबल एज। उसके बाद आते हैं, यदि आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए, उसके बाद आता है सेक्सुअल बिहेवियर। तो सेक्सुअल बिहेवियर के अंतर्गत क्या आ जाता है कि अभी के दौर में क्या होते हैं कि मतलब अलग प्रकार के लैंगिकता के प्रति, चौथे नंबर बता रहे हैं, अलग प्रकार के लैंगिकता के प्रति क्या होते हैं कि युवाओं में या लड़के एवं लड़कियों के बीच क्या होते हैं कि बिहेवियर उनके चेंज हो जाते हैं। खास करके गांव समाज में देखा जाता है, अभी भी हमारे यहाँ के, हमारे समाज के अभिभावक जो होते हैं या फिर लड़कियां जो होते हैं बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल बिहेवियर इंसानों की चेंज हो गई है। अब वो क्या करते हैं, वो नशा करते हैं, शराब पिएंगे इत्यादि वगैरह, नशे में आकर के वो क्या करते हैं कि उनके सेक्सुअलिटी के प्रति क्या होती है कि उनके व्यवहार बदल जाती है। तो इससे क्या होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है समाज में। रेप वगैरह की जो कारनामा होती है सबसे ज्यादा नशे की हालात में होती है। जब इंसान होशो हवास में होते हैं ना, तो हैवानियत वाली काम नहीं करते हैं, हैवानियत जैसे काम नहीं करते हैं। और हैवानियत जैसे वही काम करते हैं जिसमें सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है, जिसमें वो व्यवहारिकता रूप से व्यवहारिकता की ज्ञान नहीं है, वही क्या करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर के तहत सेक्सुअल वायलेंस करते हैं। समाज में ये दुष्परिणाम आते हैं, ये क्या कहते हैं कि गंदे फैलाते हैं। तो ये हो जाती है सेक्सुअल बिहेवियर। अब आइए एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करना है। यदि आप क्या कहते हैं कि यौन संचारित रोग इसका होता है। यौन संचारित रोग के तहत क्या कहते हैं कि वैसे रोग जो शारीरिक संबंध स्थापित करने से स्वस्थ व्यक्ति से, यदि प्रभावित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसे एसटीडी कहते हैं। तो इससे आपको क्या करना चाहिए कि इससे आपको रोकना चाहिए, इस पर एसटीडी पर आपको रोक लगाना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो इन सब को आप नोट कर लीजिए। और सेक्स एजुकेशन के तहत इतनी जानकारी आवश्यक है। और यदि आप स्वस्थ समाज के निर्माण चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5। तो आज की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अगले लेक्चर 03 में जब आएंगे हम लोग, तो इस अंडर एज या फिर एज की एक वाइटल प्रॉब्लम, हमारे देश की एक वाइटल प्रॉब्लम के साथ आएंगे, जिसका नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो भारत एवं विश्व की जनसंख्या की तुलना करते हुए हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।